हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ऑफ पॉलिटी जीएस पेपर 2। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस 2 का टॉपिक। टॉपिक का नाम है ऑब्सैनिटी लॉज इन इंडिया। वी विल सी व्हाट इज ऑब्सैनिटी, इसके लिए क्या क्या लॉज हैं या लीगल हमारे पास मेजर्स हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से दो टेस्ट हैं जो बताते हैं या जो टेस्ट करते हैं कि हाउ ऑब्सैनिटी शुड बी टेस्टेड इन द कम्युनिटी और इन द सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि व्हाट इज ऑब्सैनिटी, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज ऑब्सैनिटी। अगर हम देखें कि डिक्शनरी ने हमें क्या डेफिनेशन दी है, इट हैज गिवन टू डेफिनेशंस। पहली है ऑब्सैनिटी मींस सेक्सुअल वर्ड्स और एक्ट्स दैट शॉक पीपल एंड कॉज ऑफेंस। उन्होंने बोला कि आपके कोई भी ऐसे वर्ड्स है, कोई भी एक्ट है जो सोसाइटी के ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो लोगों को शॉक करते हैं और ऑफेंस इंसाइट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सैनिटी। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन देखें, it says that something that is disregarded of moral and ethical principles। कोई ऐसी चीज जो आपके मॉरल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट है, जिसको वो डिसरिगार्ड करते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं या क्या टर्म करते हैं, ऑब्सैनिटी। अब ये जो दो डेफिनेशन है, इसी के ऊपर ऑब्सैनिटी का जो पूरा टॉपिक है रिवॉल्व करता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से हमारे मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन सी चीजें ऑब्सैनिटी के अंदर फॉल करती हैं और कौन सी चीजें इसके आउटसाइड, मतलब द थिंग्स व्हिच फॉल आउटसाइड दिस कॉन्सेप्ट। देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि जून 30 आपको आर्टिकल मिला था इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में। वहां पे केस की बात की गई थी, रेहाना फतिमा वर्सेस केरला हाईकोर्ट ऑब्सैनिटी केस। ये 2020 का केस है, 2020 का केस है। रेहाना फतिमा के लिए एक और टर्म यूज की गई थी, सूर्या गायत्री। तो हम देखते हैं कि ये क्या केस था या इस केस ने इतनी अटेंशन क्यों ड्रॉ की। अगर हाइलाइट्स देखें, दिस केस ड्रॉज द अटेंशन टू द डेफिनेशन और द लैक thereof of obscenity in Indian law। वो ये केस बता रहा है कि हमारे पास एक ऑब्सैनिटी की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही नहीं है हमारे लॉ बुक्स में। और इस केस ने हमें बोला है कि जो आपकी लॉ बुक्स हैं उनको विजिट करना पड़ेगा अपनी डेफिनेशंस को, और उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑब्सैनिटी, ऑब्सैनिटी को हम क्या कहते हैं, ऑब्सैनिटी को हम कैसे टर्म करेंगे, ऑब्सैनिटी के थ्रू क्या क्या चीजें आ सकती हैं और कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे सोसाइटी में। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलाइट्स ऑफ द केस। हाइलाइट्स में हमें देखना पड़ेगा कि जो रेहाना फतिमा है, शी इज 37 ईयर ओल्ड लेडी। उसने क्या किया, इन जून 2020, एक केरला की लेडी है, शी पोस्टेड अ वीडियो, उसने एक वीडियो पोस्ट किया है शोइंग हर 14 ईयर ओल्ड सन, उसका खुद का बेटा जो 14 ईयर्स का है, पेंटिंग ऑन हर सेमी न्यू टॉर्सो। उसने दिखाया कि जो उसका सेमी न्यू टॉर्सो, जो उसका अपर हाफ है, उसके ऊपर उसका 14 ईयर्स का बेटा बैठा और पेंट कर रहा है। उसने ये वीडियो पोस्ट की है। तो इस केस से क्या हुआ, दिस केस ट्रिगर्ड अ वाइडस्प्रेड आउटरीच on social media for subjecting her children to an obscene and vulgar act। तो जो सोसाइटी, जब हमने बात किया कि एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, तो सोसाइटी में इस बात को क्रिटिसाइज किया गया और बोला कि ये चीज पॉक्सो के अगेंस्ट है। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 का आपका एक्ट है। उन्होंने बोला कि ये चीज पॉक्सो के अगेंस्ट है, आप अपने चाइल्ड को किसी न्यूड एक्टिविटी में या सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करोगे, ये चाइल्ड की राइट्स के अगेंस्ट है। शी वाज फाइल्ड अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड द आईटी एक्ट। तो 3 एक्ट उसके ऊपर लगे थे। पहला आपका पॉक्सो है, दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस, जो बच्चा है उसके जस्टिस के लिए, और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्यों? क्योंकि उसने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने बच्चे की। तो अब केरला हाई कोर्ट ने 30th ऑफ द लास्ट मंथ इसकी जजमेंट दी है। तो जजमेंट दी है, सो लेट्स सी व्हाट हैज बीन रिटन इन द जजमेंट। केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, उन्होंने 3 कैटेगराइजेशंस की हैं जजमेंट की। सबसे पहले तो जो रूलिंग है जो केरला हाई कोर्ट की, वो देखेंगे वो किसके फेवर में आई है। रूलिंग आई है रेहाना फतिमा के फेवर में। केरला हाई कोर्ट ने बोला है द मियर साइट ऑफ द नेक्ड अपर बॉडी, जिसको टॉर्सो बोलते हैं, the mere sight of the naked upper body of the women should not be deemed to be sexual by default। उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें, अपने कल्चर की बात करें, तो मेन जो हमारे हैं वो अपर हाफ बॉडी को अगर कवर नहीं करते, तो जब हम उसको सेक्सुअल असॉल्ट या उसको सेक्सुअल बाय डिफॉल्ट नहीं बोलते, सो हाउ कैन वी टर्म कि अगर विमेन सेम एक्ट कर रही है तो वो सेक्सुअल या वो सेक्सुअल ऑफेंस है या वो सेक्सुअल है बाय डिफॉल्ट। सेकंड केरला हाई कोर्ट ने बोला है द डिपिक्शन ऑफ द नेक्ड बॉडी ऑफ अ विमेन cannot per be termed to be obscene, indecent और sexually explicit। उन्होंने बोला कि उसकी अपनी राइट है, अगर वो अपनी बॉडी को ऊपर, अपनी अपर हाफ बॉडी को
अगर उसने कवर नहीं किया है, वो नेक्ड है या न्यूड है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्सीन है, इंडिसेंट है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। थर्ड उसने केरला हाईकोर्ट ने बोला है न्यूडिटी nudity can constitute obscenity, but the obscenity under the law must be determined only in the context of the depiction। उन्होंने बोला है कि जो उसने एक वीडियो पोस्ट की है, उसने कोई न्यूड क्या कहते हैं, जो उसने न्यूड वीडियो पोस्ट की है अपने बच्चे के साथ, 14 ईयर ओल्ड सन के साथ, जिसमें वो पेंटिंग कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअल अराउसमेंट कर रही है सोसाइटी की, वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि पब्लिक बेस पे उसने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया है, उसने अपनी वीडियो बनाई है और उसने अपना वीडियो को कहते हैं पोस्ट किया है, तो उसका खुद का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो वो लेडी ने जो एक्ट किया है वो ऑब्सेनिटी के अंडर नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं कि केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला है। केरला हाईकोर्ट ने बोला है, उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की है। केरला हाईकोर्ट ने बोला है द बॉडीली ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम है अपनी बॉडी का, एंड एजेंसी ऑफ द वुमेन इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट ड्यू टू द एग्जिस्टिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जिसमें मेन की से होती है या मेन डिसीजन मेकर होता है, तो उन्होंने बोला कि ये चीज वुमेन की बॉडी के अगेंस्ट जा रही है। वुमेन को अपनी बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी नहीं है, उसको अंडर प्रिवेंशन रहना पड़ता है कि जो सोसाइटी टर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। सेकंड बोला है द हाफ न्यू बॉडी ऑफ अ मैन is conceived as normal and not sexualized, but a female body is not treated in the same way। हम एक तरफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। जब हम कहते हैं कि विमेन और मैन दोनों इक्वल है या दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि अगर एक मैन पब्लिकली अपनी हाफ न्यूड बॉडी को लेकर रोम कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये सेक्सुअलाइज नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर एक विमेन ने कोई पोस्ट कर दी है, कोई वीडियो पोस्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, तो हाउ कैन वी टर्म इट एज अ सेक्सुअल ऑफेंस। तो हमें ये डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम एक तरफ हम आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इक्वालिटी की, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो ये गलत, ये ऑफेंस कैसे हो गया अगर विमेन ने अपनी एक वीडियो अपलोड की है। थर्ड उन्होंने बोला है बॉडीली ऑटोनॉमी के बारे में। केरला हाईकोर्ट है सेड कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, कि जो विमेन की अपनी बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी, अपनी बॉडी के ऊपर जो हक है, उसके लिए के पुट्टू स्वामी जो जस्टिस हमारे रिटायर्ड हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में उन्होंने हमें एक जजमेंट दी थी जिसका नाम, जिसके थ्रू हमने क्या बोला है, द कोर्ट अंडरस्कोर दैट द राइट ऑफ अ विमेन का अपना राइट टू मेक ऑटोनोमस डिसीजंस, अपनी मन मर्जी के डिसीजंस अबाउट हर बॉडी इज एट द वेरी कोर ऑफ हर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड प्राइवेसी। इसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला विमेन के पास है भैया आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो अपना डिसीजन ले सके, ये इनडिसेंट एक्ट नहीं है। यही केरला हाईकोर्ट ने बोला। उसके लिए उन्होंने एक जस्टिस की एक जजमेंट कोर्ट की है, वो थे हमारे जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी जो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने 2008 की हाईलाइट की है जजमेंट कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी वायलेटेड ऑफ मेन एंड विमेन बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल राइट्स enshrined in part 3 of the constitution, और we have to make sure कि ये चीज वायलेट ना हो। अब देखते हैं कि लीगल प्रोविजंस क्या है इंडिया में फॉर ऑब्ससेनिटी। हमारे पास 3 एक्ट्स हैं आईपीसी के और एक हमारे पास है आईटी एक्ट 2000 का। सो लेट्स वन बाय वन सी व्हाट आर द 3 सेक्शंस ऑफ आईपीसी। पहला सेक्शन है 292। इसमें हम देखते हैं द सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी स्टिपुलेट्स दैट एनी कंटेंट, कोई भी कंटेंट इज डीम्ड टू बी ऑब्सीन if it is lascivious or appeals to be prurient interest, or if its effect tends to deprave and corrupt persons likely to read, see or hear the content। वो कह रहा है कि अगर कोई भी कंटेंट हम तब उसको ऑब्सीन मानेंगे अगर वो सोसाइटी में इंटॉलरेंस लेकर आ रहा है या वो डिप्रेव कर रहा है लोगों को कि, और करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है कि वो भी वो चीज प्रैक्टिस करें या उस चीज को पाने के लिए वो वर्क करें। तो हमने बोला कि इन चीजों को हम क्या बोलेंगे कि ये चीजें क्या होंगी, ऑब्सीन। साथ में हमने बोला सेक्शन 292 में दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द सेल एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी ऑब्सीन पैम्फलेट, बुक, पेपर, पेंटिंग और अदर सच मटेरियल्स। यही सेक्शन है जो बोलता है कि आप ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश नहीं करोगे, अगर पब्लिश करते तो आप इसकी सेल नहीं करोगे पब्लिक में बिकॉज ये सोसाइटी का ऑर्डर खराब कर रहा है। सेकंड हमारे पास सेक्शन है 293 ऑफ द आईपीसी। ये क्रिमिनलाइज करता है ऑब्सीन को। किसको करता है? इट क्रिमिनलाइजेस द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, sale and distribution to anyone who is under the age of 20 or an attempt to do so। अब हमें पता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस वाला है वो हमने 16 इयर्स एज बोला है इसके अंदर, पर जो आपका सेक्शन 293 है उसने एज कितनी दी है? 20। उसने बोला है कि अगर कोई भी पर्सन बिलो 20 है
उसको आप सेल नहीं करोगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्या, ऑब्सीन मटेरियल। ये गलत है, ये प्रैक्टिस करप्ट है, ये प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट नहीं करनी। थर्ड हमारे पास सेक्शन है 294। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आईपीसी प्रोहिबिट्स ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेसेस। उन्होंने बोला कि आपका प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट अफेयर में आप कर सकते हो, पर पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा एक्ट नहीं करोगे, कोई ऐसी सॉन्ग को प्ले नहीं करोगे। लास्ट हमारे पास है सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने बोला है that anyone who publishes or transmits obscene material in electronic form can be punished। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन obscene material को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, पब्लिश करता है, तो हम उसको पनिश करेंगे। आपने सुना होगा थोड़े अराउंड 6 और 1 ईयर बैक, 6 मंथ्स और 1 ईयर बैक राज कुंद्रा को पकड़ा गया था। तो राज कुंद्रा के ऊपर वन ऑफ दीज एक्ट्स वाज एप्लीकेबल बिकॉज उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे तो ये चार्जेस फ्रेम हुए थे। अब देखते हैं व्हाट आर द 2 टेस्ट फॉर ऑब्ससेनिटी। 2 टेस्ट ऑफ ऑब्ससेनिटी में पहला हमारे पास है हिकलिन टेस्ट। हिकलिन टेस्ट एक इंग्लिश लॉ है जो 1868 में एक केस था रेगिना वर्सेस हिकलिन में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें बोला गया अ वर्क कैन बी कंसीडर्ड ऑब्सीन, की कोई भी वर्क कैन बी कंसीडर्ड ऑब्सीन इफ एनी पोर्शन ऑफ इट इज फाउंड टू डिप्रेव एंड करप्ट दोज whose minds are open to such influences। उन्होंने बोला कि कोई भी काम जो कि इसको डिप्रेव करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए, जिसका माइंड उस प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सीन। ये हमारे सेक्शन 292 में बोला गया आईपीसी के, जो 1868 का लॉ है। ये पहले लॉ अप्लाई होता था, हम टेस्ट करते थे ऑब्सीन मटेरियल को थ्रू हिकलिन टेस्ट, बट आफ्टर 2014 हमने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट पास किया और हमने बोला कि आप इंडिया में जो भी आपने ऑब्सीन मटेरियल को जज करना है तो उस टेस्ट को कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें बोला गया है इट सेज दैट द आर्ट और एनी जेस्चर और कंटेंट इज ऑब्सीन ओनली इफ द डोमिनेंट थीम टेकन एज अ होल इज अपोज्ड टू कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। उन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी में स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई थीम जाती है या उनको ओवरलुक करके कोई थीम एस्टैब्लिश होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ये थीम ऑब्सीन है। सेकंड इस टेस्ट में बोला गया obscenity has to be judged, कि कौन जज करेगा, has to be judged from the point of view of an average person, जो सोसाइटी में एवरेज पर्सन है, by applying contemporary community standards। हम पूछेंगे उस पर्सन से कि जो पहले ऐसे एक्ट्स हुए और जो अब के एक्ट्स हैं, क्या ये कम्युनिटी के अगेंस्ट है या कम्युनिटी के फॉर है। अगर ये कम्युनिटी के साथ है, एक्सेप्टेबल है, एक एवरेज पर्सन बोलता है यस वी एक्सेप्टेड, तो वो पर्सन जो वर्क या एक्ट है उसने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया है। अगर वो सोसाइटी के अगेंस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, दीज आर ऑब्सीन। थर्ड इस टेस्ट में बोला गया अ न्यूड पिक्चर कैन नॉट बी कॉल्ड ऑब्सीन, अ न्यूड पिक्चर कैन नॉट बी कॉल्ड ऑब्सीन अनलेस इट हैज द टेंडेंसी टू अराउज द फीलिंग ऑफ एन ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर। अगर कोई न्यूड पिक्चर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा करती है या अराउज करती है फीलिंग उसकी, तभी वो ऑब्सीन है, नहीं तो वो ऑब्सीन नहीं है। तो ये हमारा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। अब लास्ट हमारा है कि जो ये लॉ है ऑब्सीनिटी का इन इंडिया, इस लॉ में प्रॉब्लम्स क्या क्या है या इसमें कौन सी प्रॉब्लमैटिक डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ये लॉ है या द फॉर्म ऑफ ऑब्सैनिटी मस्ट बी मोर स्ट्रिक्टली डिफाइंड। अब तक हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इन लॉ, कीपिंग इन माइंड द एग्जिस्टिंग सोसाइटल रियलिटीज इन ऑर्डर टू कर्ब द मिसयूज। हमने बोला कि एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो लॉ बुक्स में लिखी होनी चाहिए, सो दैट हम उसको अप्लाई कर सकें और फॉलो कर सकें। सेकंड है ऑब्सैनिटी लॉज आर ऑफन इनडिस्क्रिमिनेटली इन्वोक्ड to stifle free speech and such misuse should be controlled। आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है। ये आपके जो एक्ट से इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाई होते हैं। थर्ड बोला है, हम थर्ड वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, द एम ऑफ सच लॉज शुड बी टू पेनलाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स सच एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग कंसेंशुअल एक्ट्स फॉर अडल्ट्स। उन्होंने बोला कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की प्रॉब्लम है उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो लॉज है उनका एम क्लियर होना चाहिए कि वो लॉज अप्लाई क्यों होने चाहिए या वो क्यों अप्लाई होंगे, सो दैट हम ऑब्सैनिटी को टैकल कर सके, इसको हम टैंगल कर सके और इसको रोक सके। वी हैव टू टैकल, टैंगल एंड स्टॉप दिस एक्ट एंड दीज टाइप ऑफ एक्ट्स सो दैट सोसाइटी में एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर सके। सो दिस वाज योर ऑब्सैनिटी एक्ट। 30 जून को इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आर्टिकल आया है। 10 जनवरी दिस ईयर सेम आर्टिकल आया है और ये 2020 के केस की जजमेंट अब आई है जो केरला हाईकोर्ट ने दी है। थैंक यू सो मच।